हेलो गाइस, कैसे आप लोग सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोगों का फिजिकल आने वाला है रेडियो ऑपरेटर का, कुछ लोगों का टाइपिंग आने वाला है डी ट्रिपल एस बी का, और कुछ लोगों के एग्जाम आने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, या फिर एसएससी एफटीएस या सीजीएल हो। ठीक है, तो सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हुए देखते हुए कि जीके का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। अमेंडमेंट्स करा दिए हैं, पार्ट्स करा दिए हैं, शेड्यूल्स करा दिए हैं, आर्टिकल्स करा दिए हैं, और कल 3-4 टॉपिक्स और करा दिए हैं। गवर्नर हो गया और 2-3 टॉपिक्स हो गए। आज पढ़ेंगे हम प्रिएम्बल, और एक और टॉपिक पढ़ लेंगे इसके बाद। तो बने रहिए साथ में। स्टार्ट करते हैं प्रिएम्बल से। उससे पहले मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूँ। आई होप सबने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी डेली अपडेट्स मिलता रहे। जो अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ा है, 1500 करीब 1400 करीब उसमें बच्चे हैं। सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उसमें मिलती है, और इस क्लासेस की क्यूजेस भी चलती हैं। तो क्यूजेस इतनी अच्छी रहती हैं कि उससे ही आपका रिवीजन पूरा हो जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, और सब्सक्राइब का बटन दबा के लाइक करके शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हो। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल। देखो प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो प्रीएम्बल होता है कि प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। प्रस्तावना किसी दस्तावेज में एक ऐसा परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को व्याख्या करता है। देखो आप किसी भी किताब को पढ़ते हो, आपने स्टडी की होगी, स्कूल में की होगी, कॉलेज में की होगी, तो उसमें पहला ही पेज जो होता है वो उस बुक का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। वो आपको बताता है इस बुक के बारे में। तो यही है प्रीएम्बल। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का फर्स्ट पेज है, जो बताता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसकी नॉलेज में। तो आइए कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं और प्रीएम्बल के बारे में समझते हैं। तो ये है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल को पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा गया था, क्योंकि एक प्रीफेस है और एक ऑब्जेक्टिव है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहले कहा गया था। इसको बोला गया था जवाहरलाल नेहरू ने 1946 13 दिसंबर में इस नाम को दिया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना। उसके बाद अब इस प्रीएम्बल को कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने अलग नाम से ही बोला था। तो आइए वो देखते हैं किस किस नाम से किस पर्सनैलिटी ने इसको बोला था। तो देखिए, प्रीएम्बल कॉल्ड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया था बाय ठाकुर दास भार्गव। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने बोला था प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है किसने क्या बोला था प्रीएम्बल को। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे। सोल, भार्गव भगवान, भार्गव भगवान, भगवान को हम दिल से पुकारते हैं जब भी हमें उनकी जरूरत होती है। सोल, सोल मतलब आत्मा से भगवान को याद किया। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है इसको, प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा गया किसके द्वारा, एन के पालखी वाला। एन के पालखी वाला जी ने इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा। ठीक है, इसको याद रख सकते हो, एन के पालखी वाला आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया किसके द्वारा, के एम मुंशी, के एम मुंशी जी द्वारा हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया। हॉरोस्कोप, जैसे कि हॉरोस्कोप आपके देखते हैं टीवी में, तो समझ लो मुंशी जी जो होते हैं आजकल वो हॉरोस्कोप भी देखने लगे हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। बाकी तो अब कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे प्रीएम्बल में, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये अमेंडमेंट हुए थे, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है, इसको याद रखना, 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें 3 वर्ष जोड़े गए थे, 3 वर्ष जो है ऐड किए गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ISS, ISS। ठीक है, ISS, इंटीग्रिटी, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे अमेंड करके, अमेंडमेंट 42 1976 द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा।
जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ कहीं ना कहीं पिछली बार आ चुका है, और वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ट्रिक से करो, टिप से करो, कैसे भी करो रट लो, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्रीएम्बल गिव्स आइडियाज अबाउट, देखो प्रीएम्बल्स ने कुछ आइडियाज भी दिए हैं हमको। क्या क्या आइडियाज दिए हैं आइए वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया है हमें हमको इसने, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताया है, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स बताया है प्रीएम्बल ने, उसके बाद डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन यही बताया है। देखो ये रहा प्रीएम्बल, इसमें डेट भी लिख रही है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, प्रीएम्बल को एडॉप्शन की डेट भी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो कुछ वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इसमें प्रीएम्बल में जो हैं उसके बारे में जानते हैं अब, है ना। देखो ये 5 जो वर्ड्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये अपने प्रीएम्बल में है। जैसे आइए प्रीएम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved the Constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to the promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस, तो ये आपको पता जो है कब ये हुआ था, 1949 26 नवंबर। ठीक है, तो अब सोवरेन इसका मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब है हमारा देश किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, किसी की पावर है जो हमारे ऊपर नहीं चलती, हम इंडिपेंडेंट है, ये सोवरेन का मतलब है। ठीक है, उसके बाद सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट का मतलब होता है जो सारी ताकत है, सारी पैसा, जो सारी चीज़ें हैं वो एक स्टेट पे हैं, स्टेट पर हैं। ठीक है, स्टेट पर है। ठीक है, तो सेक्युलर हो गया धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब हम जो लोग हैं भारत के वो सारे धर्म का सम्मान करते हैं, किसी एक धर्म पर नहीं है हमारा देश सारे धर्म का जो सम्मान किया जाता है इसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक हो गया आपका द मतलब ये लोगों का देश है, लोग जो हैं वो एक अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुनते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक है तो टू द पीपल, बाय द पीपल, ये आपने सुना होगा। और ये किसने कहा था ये भी याद रखना, डेमोक्रेटिक टू द पीपल बाय द पीपल, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, इसको याद कर लेना, अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये आ सकता है। उसके बाद आता है आपका गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है, देखो रिपब्लिक मतलब होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है हमारे देश का, वो चुना किसके द्वारा जाता है, हम लोग ही चुनते हैं, तो गणराज्य कह सकते हैं, गणतंत्र कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड जो है प्रीमेमल में दिए गए हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आइए आगे चलते हैं, ये वर्ड्स हैं कुछ इसमें और हैं, इसके बारे में जान। अच्छा अच्छा, इससे पहले जिससे आपको ये पढ़ाऊँ जस्टिस वगैरह, एक आपको और नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, एक बता, उससे पहले खाली पेज ले लेते हैं। देखो देखो आपको बताता हूँ, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब बना था तब कौन कौन से इसमें वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, तब सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ISS, ये देखा होगा आपने, ये वर्ड्स इसमें नहीं थे, ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए, है ना। और जो पहले से थे, एक मिनट, और जो पहले से थे, ठीक है, वो थे
सोवरेन, रिपब्लिक, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, आईएसएस ये थे नहीं स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो सोवरेन, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक ये 3 वर्ड थे, ये याद रखना। और ये 3 वर्ड नहीं थे, याद रखना। अब फाइनली देखो, फाइनली जो बताता हूँ, अब फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो वर्ड्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देखो, 42nd अमेंडमेंट के बाद सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 वर्ड जो है आज वो अपने प्रीएम्बल में हैं, इनको भी याद रख लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था बताने के लिए, इसलिए मैंने याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। आइए चलते हैं अपना वापस। ठीक है, अब इन वर्ड्स पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे ये जस्टिस हो गया, एक मिनट, ये जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। ये वर्ड्स हमको क्या क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जस्टिस में 3 तरह के जस्टिस के बारे में बात की गई है, 3। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। तो ये 3 जो है याद रख लेना, 3 जस्टिस के बारे में बात की है। अब लिबर्टी, लिबर्टी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिबर्टी के बारे में बात की गई है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, 5 लिबर्टी के बारे में बात की गई है। थॉट ऑफ लिबर्टी, एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी, बिलीफ ऑफ लिबर्टी, फेथ ऑफ लिबर्टी एंड वर्शिप ऑफ लिबर्टी। थॉट के बारे में विचार की और अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की लिबर्टी आपको दी गई है, 5 हो गए। अब इक्वलिटी आपको कितनी दी है, देखो, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू द प्रोमोट अमंग देम। ठीक है, ये इक्वलिटी आपको 2 तरह की दी गई है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट द अमंग द देम। ठीक है, स्थिति और अवसर की और उन सभी के बीच पदोन्नति करना, ये इक्वलिटी आपको दी गई है। अब फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एक तरह की दी गई है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये सब चीज़ दी गई है। लास्ट में इसमें लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26th ऑफ डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेरिबली अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये हमारे लिए जो दी गई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए दी गई हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 3 जस्टिस, 5 लिबर्टी, 2 इक्वलिटी एंड 1 फ्रेटर्निटी। 3, 5, 2, 1। ठीक है, 3, 5 में कितना गैप है, 2 का, 2 के बाद 1। 3, 5 में कितना गैप है, 2 का, 2 के बाद 1। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और ये आपको याद रखना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अब आपका। अब कुछ केसेस थे इसके रिलेटेड जो तो हुए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो केसेस है, जैसे पहला आपका है बेरूबरी केस 1960 में जो हुआ था। देखो, जो बेरूबरी केस हुआ था 1960 में, उसमें कहा गया था, थ्रू द बेरूबरी केस द कोर्ट स्टेटेड दैट preamble इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है। 1960 में बेरूबरी केस में जो प्रीएमएल को है वो कंसिडर नहीं किया था पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कंसिडर नहीं किया जाता। फिर उसका नेक्स्ट केस होता है केशवानंद भारती केस, 1973 में ये होता है। इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम अ बेंच ऑफ 13 जजेस वाज assembled to hear the writ petition. The court held that the preamble of the constitution will now be considered as a part of the constitution. फिर केशवानंद भारती केस 1973 में प्रीएम्बल को कंसिडर कर लिया गया था पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हुआ। फिर उसका बाद एक केस होता है 1995 में, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया द सुप्रीम कोर्ट हैज वंस अगेन हेल्ड द प्रीएम्बल इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, इंटीग्रल पार्ट है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये माना उसमें, लेकिन ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन आवर कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि अगर आपको इस फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कोर्ट केस में जा सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 केस हैं, बहुत जरूरी केस हैं, इनको याद कर लेना। सबसे पहले बेरूबरी, देखो सबसे पहले ऐसे याद करो, कंसोनेंट में क्या आता है, बी, तो सबसे पहले बेरूबरी आया, उसके बाद के। ठीक है, के आया, उसके बाद के आया, उसके बाद यू आता है। ठीक है, तो ऐसे लाइन से आ रहे हैं। सबसे पहले 1960,
फिर 1973, फिर 1995, ठीक है, ऐसे ही याद रख लेना है आपको। उसके बाद तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है जो उसके बारे में, प्रीएम्बल के बारे में बता देता हूँ लास्ट में। देखो जो, एक मिनट, जो पेंटर व्यूअर राम मनोहर सिन्हा है, इसको नाम को आप याद रख सकते हो, पेंटर व्यूअर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने क्या किया था, प्रीएम्बल का पेज डिजाइन किया और डेकोरेट इन्होंने किया था, ठीक है। इनको कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा सकता है, कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रीएम्बल का पेज जो है डिजाइन एंड डेकोरेट किया था। नाम याद रख लेना, पेंटर व्यूअर राम मनोहर सिन्हा। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है, तो ये याद कर लेना। और जो हमारा प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, ये याद रख लेना। ये अभी आपको पीछे गिरवारी के केसेस में, जो तीन में केसेस बताए थे, वो जो तीसरा केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एलआईसी, उसमें बताया था नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। ये था प्रीएम्बल के बारे में सारी जानकारी। अब आगे जो है हम दूसरे टॉपिक करते हैं। देख, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्ट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन हिस्ट्री में भी आप इसको दोबारा पढ़ोगे, ठीक है। हिस्ट्री में आप इनको दोबारा पढ़ोगे। और अभी ये कुछ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स का पार्ट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा दो दो बार पढ़ने के बाद। तो एक था रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था। हाँ, जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसका क्या क्या हुआ था इसमें, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ना चाहते हो। देखो, पारित हुआ था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, वाज टू रिमूव द करप्शन, क्रू एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेंट इन द कंपनी। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, कंपनी में व्यापार, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन को दूर करना इसका उद्देश्य था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल नाम से इसमें बोला गया 93 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था जो 1973 में बना। मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल यानी कि कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, ठीक है। कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन आ गए जो मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी थी इसमें। उसके बाद कोलकाता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सारी चीजें जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट है वो आया था आपका 1784 में, उसको नाम दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इसका क्या था, देखो, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया, ठीक है। जो कुछ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 में लागू किया गया। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई, नियंत्रण बोर्ड का गठन भी किया गया, ठीक है। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया, जो पहले 1773 में ये दोनों चीजें एक हुआ करती थी। तो ये इसलिए आया गया क्योंकि कुछ कमियां रह गई थी 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में। अब आगे एक एक्ट आता है, उसको देखते हैं। देखो, उसका आता है एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या गया, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ इसमें। उसके बाद उसे सेनापति एवं कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। ये दो चीज एक्ट ऑफ 76 में आई। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। नॉर्मली जो 20-20 साल बाद अब आने लगे, जैसे 1773 में आया, फिर 1793 चार्टर एक्ट आ रहा है। द फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू बी इलेक्टेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सर जॉन सोर, ठीक है। इन हिज टेन्योर चार्टर एक्ट 1793 वाज पास। इट एक्सटेंड इंडिया मोनोपोली ऑफ ट्रेड फॉर अनदर 20 ईयर। देखो, 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया इसको, ठीक है। 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अगला जो आएगा चार्टर एक्ट वो आएगा 1813 में, तो उसको आगे देखते हैं। देखो, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, अब आता है चार्टर एक्ट 1813 में। इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर पश्चिमी शिक्षा को प्रचार प्रसार। देखो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दी गई। पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था इसमें की गई। ये दो चीजें इसमें हुई है, ठीक है। और चार्टर एक्ट 1833 फिर 20 साल बाद आता है। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था।
इस लक्ष्य की सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 समझ गया। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका चार्टर एक्ट 1853, 20 साल बाद फिर से। इसमें ये अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये दुनिया में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। देखो याद रखना, ये अंतिम अधिनियम था। ठीक है, 1853 वाला। और संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये दुनिया का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, तथा भारत में संसद की नींव इससे पड़ी है। भारत में संसद